लगातार जानकारी आप देख रहे हैं, इस युद्ध को कहां जाते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं लड़ाई जो है वो लिमिटेड हो गई है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो खबर आती है खार्किव पर भी हमला हो गया है। यहां तमाम शहरों का जिक्र आप कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग जगहों पर युद्ध हो रहा है, जरा इसको डिटेल में आप थोड़ा समझाइए कि सिलेक्टिव हमला क्यों किया जा रहा है, इससे क्या हासिल होगा और दोनों देश अब कैसे इस युद्ध को आगे बढ़ता देख रहे हैं। देखिए शुभांकर, ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा था, अगर आपको याद हो G7 मीटिंग के बाद बर्लिन में नेटो देशों की एक समिट हुई थी, लगातार जो 3 दिन चली थी मैड्रिड में स्पेन में, जो कि लास्ट बृहस्पतिवार को खत्म हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम इस युद्ध को अभी खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये प्रेसिडेंट बाइडेन का स्टेटमेंट है कि इस युद्ध को अभी हम खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं और हम किसी भी हालत में यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की हार नहीं मंजूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के और दूसरे वेस्टर्न लीडर्स के, ये इस तरह संकेत दे रहे हैं कि युद्ध कहीं निकट भविष्य में खत्म होने वाला नहीं है। और ये लगभग आप ये मान के चले कि 2022 में मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध खत्म होगा। अगर ये आगे कुछ और साल खिंच जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन 2022 में ऐसा नहीं लगता कि युद्ध खत्म होगा। जहां तक किस तरफ जा रहा है, देखिए हमने देखा है कि पिछले 3 हफ्ते में लगातार जो रूसी मिसाइल हमले हैं वो काफी तेज हुए हैं, चाहे वो ओडेसा में हो, खार्किव में हो, निप्रो में हो, लवीव में हो और ज़पोरिज़िया में हो। तो इन सब जगहों पे जो मिसाइल हमले हो रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, इनका एक बड़ा मकसद ये है कि जो हथियारों की खेप अमेरिका और नेटो देशों से लगातार आ रही है फ्रंट लाइंस के लिए यूक्रेन के अंदर, उसको रोक पाना। और अभी यूक्रेनी अथॉरिटीज का भी इसी मद्देनजर एक बयान आया है। उन्होंने कहा है क्योंकि हमारे डेपोज को लगातार रशियन मिसाइल्स निशाने पे ले रही हैं, इसलिए हमने अपने हथियारों को फैलाना शुरू कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अभी वो एक कॉन्सेंट्रेटेड डेपोज में नहीं रखे जाएंगे, बल्कि छोटी छोटी लोकेशंस में उनको इधर उधर रखा जाएगा, ताकि एक मिसाइल हमले में कोई बड़ी खेप तबाह ना हो जाए। इसके अलावा मैं आपको खबर दे दूं कि हाइमार्स, जो एक बड़ी ऑटोनोमस होविट्जर्स थी, रशिया से अमेरिका से यूक्रेन के लिए आनी थी, वो 4 होविट्जर्स पहुंच चुकी है फ्रंट लाइंस पर। और यूक्रेनियन फौज का ये कहना है कि उससे युद्ध की दिशा में काफी बदलाव आया है। तो हम देख रहे हैं कि युद्ध ये अप एंड डाउन चल रहा है, लगातार लड़ाई कभी धीमी पड़ जाती है, कभी तेज पड़ जाती है, लेकिन इसकी रुकने की अभी फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही। शुभांकर जी, अगर कूटनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो क्या अभी चल रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि दुनिया शुरुआत में 2 खेमों में थी, 2 खेमा अभी भी है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो अपना अपना गुट भी बना रहे हैं और कुछ देश ऐसे हैं, भारत जैसे, चीन जैसे, जो दोनों तरफ से बातचीत कर रहे हैं, अपने हितों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक न्यू नॉर्मल जो है वो इस युद्ध को लेकर दुनिया में देखने को मिल रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनी अपनी रणनीतियां जो हैं वो भी बदल दी है, जैसे आप कह रहे हैं तीव्रता बदल गई है, वैसे ही स्ट्रेटजी दुनिया के कई देशों की बदल गई है। तो ये यूक्रेन के लिहाज से कितना फायदेमंद या खतरनाक है भविष्य में? देखिए, जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है और स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स का सवाल है, ये भी नेटो के जो समिट मीट में एक बयान सामने आया था। जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने बोला था कि रूस ने सोचा था कि इस युद्ध के बाद नेटो कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन नेटो इस युद्ध के बाद और मजबूत होकर उभरी है, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। लेकिन इसी के मद्देनजर मैं आपको एक खबर और दे दूं, तुर्की ने जो बीच में टांग अड़ा रहा था इसके बीच में, ताकि वो ज्वाइन नहीं कर पाए, और बहुत नेगोशिएशंस के बाद और अमेरिकन दबाव के बाद तुर्की मान गया था, उनकी एक्सेशन की सहमति दे दी थी। अभी फिर तुर्की ने बोला है, कल देखिए मंगलवार का दिन है जब इनका फाइनल एक्सेशन साइन होगा फिनलैंड और स्वीडन का नेटो के लिए। लेकिन तुर्की ने बोला है कि जिस चीज के लिए स्वीडन और फिनलैंड ने हामी भरी है, जिसके ऊपर उन्होंने माना है कि तुर्की ने माना है कि हम इनको अलाउ करेंगे नेटो ज्वाइन करने के लिए, हमें नहीं लग रहा कि उसको पूर्ण कर पाएंगे। अगर वो पूर्ण नहीं कर पाते तो तुर्किश पार्लियामेंट शायद उनका एक्सटेंशन नेटो के लिए अलाउ नहीं करेगी। इसके अलावा दूसरी डिप्लोमेटिक चीजें हम देख रहे हैं, अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिकन देशों में, कहीं ना कहीं जो देश अब तक बिल्कुल दूर थे इस कॉन्फ्लिक्ट से, कोई भी साइड लेने को तैयार नहीं थे अमेरिकन डर की वजह से, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो अपने हितों को अब देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर हम रूस को इस तरह से बॉयकॉट करेंगे जिस तरह से अमेरिका और यूरोप हमें चाहता है, तो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट उससे इफेक्ट हो रहे हैं। भारत अकेला ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, तुर्की ऐसा एग्जाम्पल है, चाइना ऑफ कोर्स रशिया के साथ है, और बहुत से छोटे साउथ ईस्ट एशियन और अफ्रीकन देश इसी कैटेगरी में इस वक्त आ रहे हैं। शुभांकर।